गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार मैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट की हर टॉपिक की छोटी मोटी और बारीकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहा हूं। आज का वीडियो भारतीय संविधान से है और ये संविधान का प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की क्या भूमिका होती है, किसी भी देश के लिए संविधान की प्रस्तावना में जो जुड़ी बातें होती है उसका क्या मकसद होता है, क्या रोल होता है, क्या सपने होते हैं, क्या आदर्श होते हैं, क्या लक्ष्य होता है। इस वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना का चर्चा होगा। इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना भूलें नहीं। सब्सक्राइब तो जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बीच इसे शेयर करें। चलिए, आज का वीडियो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है और ये प्रस्तावना जो है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अभी क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रेएम्बल भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मैं एक संक्षिप्त जानकारी पहले आपको अपने विचार के अनुसार कहता हूं। देखिए, किसी भी किताब की जब प्रथम पृष्ठ आप खोलते हैं तो एक प्रस्तावना होता है जो उस पुस्तक की ओवरऑल पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका, उस किताब का मकसद, उसका लक्ष्य क्या होता है वो दिखाता है। एग्जैक्टली भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना तैयार हो रही थी तो ओवरऑल जो प्रस्तावना उसको जोड़ा गया तो उसमें क्या लिखा गया, क्या है ये प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है, अगर हम किसी महान व्यक्ति, जैसे संविधान के महान व्यक्ति श्री पालंदे को अगर कोट करें, श्री पालंदे ने कहा है कि प्रस्तावना उन पवित्र आदर्शों और लक्ष्यों की घोषणा है जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रखा है। देश के आधारभूत जो दर्शन है, जो मूल है, जो उद्देश्य है, जो आशाएं हैं, जो नागरिकों के अधिकार और उसके कर्तव्य को प्रस्तावना में इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये प्रस्तावना एक आईना है जिसमें हम संविधान के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। जी हाँ, संविधान का प्रतिबिंब, संविधान का झलक, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान का एक तरह से कहे तो एक तरह से संक्षिप्त जानकारी आप प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के अलावा और महान व्यक्तियों को मैं कोट करूंगा अभी कुछ, ताकि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग लिखे प्रस्तावना पर आए तो जस्टिस महाजन के शब्दों में, जस्टिस महाजन कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण प्रदान करता है, एक उत्कृष्टता ला देता है उसमें। इसी प्रकार एम के मुंशी के कथन के अनुसार हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो वास्तव में संविधान की राजनीतिक कुंडली है और प्रस्तावना की पृष्ठभूमि का जो आधार है वो पंडित नेहरू ने, आपको बताना हूं कि पंडित नेहरू ने दिसंबर 1946 में रखा था, दिसंबर 1946 में रखा और फिर जाके इसको प्रस्तुत किया गया। उसके बाद तो हम चाहते हैं कि प्रस्तावना से हम क्या, पंडित नेहरू ने अपने शब्दों को, पंडित नेहरू के शब्दों को आप कोट कर सकते हैं। पंडित नेहरू का कहना था कि वास्तव में आप सोचिए, प्रस्तावना जो है वो क्या बताना चाह रहा होगा कि हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ जाना है और हम किस बात की अभिलाषा रख रहे हैं और हमारा सपना क्या था। आजादी के जो लंबे संघर्ष के दरमियान जिस प्रकार से भारतीय महान नेताओं ने, भारतीय देश के महान देशभक्तों ने जब संविधान की पृष्ठभूमि रच रही होगी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1892 का एक्ट, उसके बाद 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और फाइनली जाकर 1947, उसके बाद हमारा संविधान जो बना। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना बना या संविधान की जो पृष्ठभूमि रही है अचानक एक दिन में बन गई है, बल्कि लंबे संघर्ष का परिणाम है। ठीक है, तो हम लोग इसको कब स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रस्तावना को 1947 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, 1947 में प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या क्या बातें हैं जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में कुछ अमूल चूल है जो दिखता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये बातें तो आप समझ ही चुके हैं पहले भी मेरे वीडियो में। तो हमारा जो संविधान है वो, अगर उसको हम कहें तो हम भारत के लोग, इससे शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए हम आज इस संविधान को इस बात के साथ स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए इस संविधान को हम आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रस्तावना की व्याख्या अगर हम करें, प्रस्तावना का एक्सप्लेनेशन करें, तो देखिए प्रस्तावना में भारत ने संविधान बनाया और संविधान का जो आधार है वो वास्तव में जनता है और इसी में इसमें सारे के सारे अधिकार इसी में निहित है। जनता के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होता है, जनता से ही इसको शक्ति मिलती है। वास्तव में प्रस्तावना हो या संविधान, उसको शक्ति जनता से मिलती है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना और साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्थापित करने और आपसी बंधुत्व को बढ़ावा देने और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमने इसे सुनिश्चित किया है। ये प्रस्तावना में झलकता है इन बातों को। अब हम प्रस्तावना के कुछ स्पेशल महत्व को समझ लेते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या कहता है, क्या है प्रस्तावना के कुछ महत्व। प्रस्तावना के महत्व, इसको भी महान महान व्यक्तियों के कोट करके मैं बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से लिखिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर सुभाष कश्यप, डॉक्टर सुभाष कश्यप को कोट कीजिए। डॉक्टर सुभाष कश्यप का कहना है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है, एक एक शब्द एक चित्र है जो बोलता है, एक कहानी कहता है। किसकी कहानी? तपस्या, त्याग, बलिदान, इसकी कहानी कहता है कि संविधान को बनाने के लिए जो तपस्या, जो त्याग, जो बलिदान आखिर भारतीयों ने चुकाया है, इसे हम चंद बहुमत वाली सरकार को मिटाने के लिए नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को कोट करें, डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें हम संविधान का पितामह कहते हैं, जिन्होंने संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई, और इसके साथ साथ सुभाष कश्यप को भी जोड़ दिया जाए तो संविधान की आत्मा को इन्होंने प्रस्तावना कहा। प्रस्तावना संविधान का वास्तव में आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक महल है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और इसके जो विभिन्न अनुसूचियां हैं और इसके जो विभिन्न भाग हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं। इस पुस्तक के अधिकांश भाग पूरी तरह से मूल रूप से जो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा, एक प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी। उनकी सारी की सारी बातें इस संक्षेप में अगर कहा जाए तो हमारे प्रस्तावना में झलकता है। ये खुद अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ पढ़ा, विश्व के तमाम संविधानों को अध्ययन करने के पश्चात जो उसका मूल, अगर उसका सिद्धांत कहा जाए या मूल भावना कहा जाए तो भारतीय संविधान में झलक जाता है। प्रस्तावना संविधान की आकांक्षाओं और आदर्शों को स्पष्ट तो करती ही है। यह संविधान में गड़ा हुआ एक रत्न है। प्रस्तावना न्यायालय के लिए एक पथ प्रदर्शक है जो कभी यह बात स्पष्ट करती है कि न्यायालय जब संविधान के मूल और जो गड़ी हुई बातें हैं, जो रहस्यात्मक बातें हैं, उसको अगर समझने में उन्हें दिक्कत होती है तो वो प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। हालांकि प्रस्तावना
सरकार पर ना तो प्रतिबंध लगाती है और ना ही सरकार को ताकत प्रदान करती है। ये कानून बनाने में जरूर मदद करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे सरकार पर कोई दायित्व या कोई प्रतिबंध लगता है या उस सरकार को कोई ताकत मिलता है। अगर बात कहे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो इसके लिए आपको दो केस समझना होगा कि प्रस्तावना संविधान का शुरुआती केस में 60 के दशक में जब बेरूबारी केस आया था, बेरूबारी बाद बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ, उसमें एक बात समझ में लीजिए कि बेरूबारी संघ में संविधान का इसे अंग नहीं माना गया, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी बताया गया, लेकिन इसे संविधान का अंग नहीं बताया गया। लेकिन आगे चलकर, चूंकि आपको पता होगा कि संविधान के जितने भी हिस्से हैं उस पर आखिर संविधान सभा ने चर्चा किया, उसी प्रकार अगर संविधान के प्रस्तावना में भी अगर संविधान सभा ने चर्चा किया है तो आखिर संविधान का इसको अंग नहीं बनाया जाए, कहां तक जाया जाए। तब फाइनली जाके 1973 केशवानंदन भारती केस में एक बात स्पष्ट हो गया कि संविधान का यह अंग है और संविधान के विभिन्न भागों और विभिन्न अनुसूचियों, जिसमें संविधान के जो उपबंध है, जिस प्रकार से उसमें पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। इसलिए आज अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान का अंग है और इसे अब स्वीकार कर लिया जा चुका है। तो फाइनली मैं इसे अब कंक्लूड करता हूं। फाइनली निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान का प्रसाद मतलब महल का जो उद्देशिका है वो स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के प्रस्तावना में झलकता है। जो उसका उद्देश्य है, जिसमें बुनियादी तत्वों की बात की गई है, इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा का सारा ढांचा ही लुढ़क जाएगा और संविधान नष्ट हो जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व और अपनी पहचान खो देगा। इसलिए स्पष्ट है कि उद्देशिका में जो समाविष्ट किए गए जो बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी तत्व है, उसकी विशेषताओं को अनुच्छेद 368 अर्थात संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट हटा नहीं सकती है। इसलिए इसे अब हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर तो जरूर करें। थैंक यू।